हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्नो मास्टर अभिषेक में। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 1 का लेक्चर 10, जो हमारा चैप्टर चल रहा था स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन। हमने मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड सब्जेक्ट स्टार्ट किया था, दैट इज़ द ठोस यांत्रिकी। तो बेसिकली ये थर्ड सेमेस्टर डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए। तो प्रीवियस लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़, यानी कि पदार्थ के यांत्रिक गुणधर्म कौन कौन से होते हैं। तो उसमें स्टूडेंट्स हमने कई प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर ली थी, बट कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिसके बारे में हमें अभी पढ़ना है, तो वो प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो देख सकते हैं, मैंने बताया था मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ जो मटेरियल की होती है उसको हम कई टाइप की होती है, उसको हम दो तरीके से मेज़र कर सकते हैं। जैसे कोई भी पदार्थ है, उसको हमें मापना है कि उसमें कौन सी प्रॉपर्टी है, तो दो तरीके से मैंने बताया था मेज़र करते हैं। पहला होता है फोर्स लगा के, कि उस पर कुछ फोर्स लगा के हम अप्लाई करते हैं, बाहुबल लगाते हैं, मैकेनिकल फोर्स जिसे बोलते हैं, जो कि फिजिकल कांटेक्ट फोर्स होता है। मैकेनिकल फोर्स कौन सा फोर्स होता है? फिजिकल कांटेक्ट फोर्स, मतलब उसमें स्पर्शी बल होता है, ठीक है, भौतिक स्पर्शी बल। और दूसरा होता है एनर्जी लगा के, यानी कि उस पर हम कुछ ऊर्जा लगा के क्या करेंगे, चेक करेंगे कि उसमें जो है कौन सी प्रॉपर्टी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वन बाय वन हमने कल के वीडियो में भी डिस्कस किया था। जैसे हमने ये मैं दिखा देता हूँ आपको, स्ट्रेंथ मैंने डिस्कस कर लिया था, स्ट्रेंथ क्या होती है, उसके प्रकार क्या होते हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है, ठीक है, इलास्टिसिटी क्या होती है, प्रत्यास्थता, प्लास्टिसिटी क्या होती है, सुगठिता क्या होती है, इसके बारे में डिस्कस किया था। कड़ापन यानी दुर्नम्यता या फिर स्टिफनेस क्या होती है। देन वी हैड डन डक्टिलिटी, डक्टिलिटी यानी तन्यता क्या होती है, मेलेबिलिटी, कुटत्या क्या होती है, आघातवर्धनीयता जिसे हम बोलते हैं। और फिर हमने डिस्कस किया था ब्रिटलनेस, और फिर हमने लास्ट में डिस्कस किया था कठोरता, और अब हम आज डिस्कस करने वाले हैं टफनेस। तो यहाँ तक प्रीवियस वीडियो में हमने देख लिया था हार्डनेस तक। तो अभी तक जितनी भी प्रॉपर्टीज़ थी, चाहे वो ब्रिटलनेस हो, चाहे मेलेबिलिटी हो, चाहे फिर वो हार्डनेस हो, सभी पे हम क्या लगा रहे थे, कुछ ना कुछ बाहुबल लगा रहे थे, कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा के हम उस प्रॉपर्टी को मेज़र कर रहे थे, ठीक है। लेकिन आगे की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे आपका टफनेस हो गया, इसमें हम एनर्जी की बात करेंगे कि कुछ ऊर्जा लगा के हम प्रॉपर्टीज़ को चेक करेंगे, उसके गुणधर्म को चेक करेंगे, ठीक है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को। तो टफनेस बेसिकली क्या होता है, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू एब्जॉर्ब द एनर्जी। मतलब क्या हुआ कि ये एक पदार्थ का एक ऐसा गुण होता है, एक मटेरियल की ऐसी प्रॉपर्टी होती है ताकि वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सके, यानी ऊर्जा को शोषित कर सके, ठीक है। एंड गेट्स प्लास्टिकली डिफॉर्म विदाउट द फ्रैक्चरिंग। तो मतलब क्या हुआ कि हम जब उस पर कोई बाहुबल लगाते हैं, एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, तो ये क्या करता है, टफनेस के कारण, अगर बॉडी के अंदर यानी कि पदार्थ के अंदर या मटेरियल के अंदर अगर टफनेस है, तो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा, उसको शोषित कर लेगा, ठीक है। और इसी क्षमता को टफनेस बोलते हैं। और एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद वो प्लास्टिकली डिफॉर्म हो जाएगा, दैट मीन्स स्थायी रूप से वो उसका विरूपण हो जाएगा, प्लास्टिकली डिफॉर्म हो जाएगा, बिना फ्रैक्चर हुए, बिना असफल हुए। तो इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं टफनेस। अगर हम उसकी दूसरी कोई डेफिनेशन देना चाहें, तो इसको और भी दूसरी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज द एनर्जी नीडेड टू ब्रेक अ यूनिट वॉल्यूम ऑफ मटीरियल। दैट मीन्स एक यूनिट वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, यानी कि किसी भी पदार्थ का एक इकाई आयतन लेने पर, यानी यूनिट वॉल्यूम लेने पर, उसको तोड़ने में जितना एनर्जी लगेगा, जितना ऊर्जा लगेगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, टफनेस बोलेंगे। हिंदी में फिर से समझ लेते हैं, किसी पदार्थ की टूटने से पूर्व यानी कि विदाउट फ्रैक्चरिंग, फ्रैक्चरिंग से पहले जितनी ऊर्जा वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर ले रहा है, शोषित कर ले रहा है, वही टफनेस कहलाती है। या फिर हम दूसरी तरीके से कह सकते हैं, इसे पदार्थ के इकाई आयतन के टूटने में, यानी कि यूनिट वॉल्यूम में, अगर यूनिट वॉल्यूम को तोड़ने में, ब्रेक करने में जितनी एनर्जी लगेगी, जितना ऊर्जा लगेगी, उसी को हम टफनेस कह सकते हैं। तो ये होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा टफनेस क्या होती है, कि कितना एनर्जी वो एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं स्टूडेंट्स। जैसा कि दिस इज़ अ स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, जैसे प्रीवियस वीडियो में मैंने डिस्कस किया था, लेक्चर प्रीवियस वीडियो में, ठीक है, लेक्चर 8 में। तो हमने यहाँ पे स्ट्रेस और इधर क्या होता है, स्ट्रेन होता है, ठीक है। तो
विदाउट फ्रैक्चर का मतलब एनर्जी फ्रैक्चर से पहले। तो हम अगर स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम माइल्ड स्टील के लिए बनाएं तो यहाँ पे आपका प्रोपोर्शनल लिमिट आ जाएगा, फिर इलास्टिक लिमिट, फिर अपर यील्ड पॉइंट, ठीक है, फिर उसके बाद लोअर यील्ड पॉइंट, फिर उसके बाद आपका अल्टीमेट पॉइंट, फिर आके वो ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पे फ्रैक्चर पॉइंट होता है, ठीक है। तो अप टू दिस पॉइंट यानी इस बिंदु तक, इस पॉइंट तक जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी उसी को हम क्या बोलेंगे, टफनेस बोलेंगे। यानी कि इस फ्रैक्चर से पहले जितनी भी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा उसी को हम क्या बोलेंगे, टफनेस बोलेंगे। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, इसको हम एरिया अंडर द कर्व यानी स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम के अंदर जो भी एरिया आ रहा है उस एरिया को हम निकाल लेंगे एक कर्व के, यानी कि वक्र के अंदर जितना भी क्षेत्रफल है एरिया अंडर द कर्व आ रहा है वही आपको क्या देगा, टफनेस देगा, ठीक है। कैसे देगा, ये पर यूनिट वॉल्यूम में देता है, ठीक है। तो इसको एरिया अंडर द कर्व निकालेंगे तो सिग्मा इंटू एप्सिलॉन आएगा, ठीक है। कैलकुलेट करेंगे इंटीग्रेट करके, बेसिकली इंटीग्रेशन लगाते हैं। तो सिग्मा किस में होता है यूनिट, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। मैंने पहले भी बताया है सिग्मा की यूनिट, स्ट्रेस की यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, और ये यूनिट लेस है तो इसका कोई यूनिट नहीं होगा। अब अगर मैं इसमें m से मल्टीप्लाई कर दूं ऊपर नीचे, ठीक है, यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है, तो नीचे क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा न्यूटन मीटर, और न्यूटन मीटर को हम जूल बोल सकते हैं, जूल भी बोल सकते हैं, अपॉन मीटर क्यूब। यानी कि मैंने वही बताया है कि पर यूनिट वॉल्यूम में एम क्यूब क्या है, आयतन का यूनिट है यानी वॉल्यूम का यूनिट है। तो पर यूनिट वॉल्यूम में जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी वही आपकी टफनेस कहलाएगी। तो अगर हम एरिया अंडर द कर्व स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में अगर हम एरिया अंडर द कर्व फ्रैक्चर पॉइंट तक निकालेंगे तो वो आपको क्या देगा, टफनेस देगा पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि इकाई आयतन का एक चीमड़पन देगा अगर एरिया अंडर द कर्व हम निकालें तो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में। तो होप आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा, मैथमेटिकली भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बात करते हैं फटीग की, इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, थकान या फिर फटीग भी बोल सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया था फटीग स्ट्रेंथ होती है, तो फटीग बेसिकली एक प्रॉपर्टी नहीं है, एक टाइप का फेलियर होता है, एक टाइप का कह सकते हैं असफलता होती है, ठीक है। तो फिर फटीग क्या है, वीकनिंग ऑफ द मटेरियल, ठीक है। फटीग क्या है, एक वीकनिंग मतलब कमजोरी है मटेरियल की, एंड इट इज़ कॉज बाय द रिपीटेड लोडिंग ऑफ द मटेरियल। अगर हम कोई भी पदार्थ पे, कोई भी मटेरियल पे रिपीटेड लोड लगा रहे हैं, मान लीजिए कोई साइकिल ले लिया हमने, साइकिल का मतलब एक समय ले लिया, समय अंतराल ले लिया, यानी कि 0 से लेके 1 घंटे तक का समय लिया, मान लीजिए 60 मिनट्स का समय लिया। तो उस 60 मिनट के समय में यानी कि पर्टिकुलर टाइम में उस साइकिल में हम क्या कर रहे हैं, लोड को इतना लोड लगा रहे हैं, फिर उसके बाद लोड को घटा रहे हैं, मतलब लोड को ज़ीरो कर रहे हैं, फिर उसके बाद फिर लोड लगा दे रहे हैं। तो साइक्लिक लोडिंग कर रहे हैं, ठीक है। लोड लगा रहे हैं, लोड को घटा रहे हैं, फिर उसके बाद फिर लोड लगा रहे हैं, फिर लोड घटा रहे हैं, ठीक है। तो रिपीटेड लोडिंग, बार बार हम चक्री जिसे भार बोलते हैं, तो रिपीटेड लोडिंग है। तो उस रिपीटेड लोडिंग के कारण मटेरियल वीक पड़ जाता है, कमज़ोर पड़ जाता है, उसी को हम फटीग बोलते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, आप एक वायर ले लीजिए, कोई भी पतला सा तार ले लीजिए, ठीक है, छीला हुआ, उसको आप आगे पीछे हाथ से मोड़िए, दोनों तरफ से, इधर से और इधर से आगे पीछे मोड़ेंगे तो क्या कर रहे हैं आप, रिपीटेड लोडिंग लगा रहे हैं, मतलब कि बार बार लगातार लोड को आगे पीछे चेंज कर रहे हैं, यानी कि एक बार प्लस डायरेक्शन में, एक बार माइनस डायरेक्शन में। तो रिपीटेड लोडिंग है, बार बार लोड लगाए जा रहे हैं, बार बार लोड लगाए जा रहे हैं, तो एक समय ऐसा आएगा कि वो फेल कर जाएगा। तो वही फेलियर, फटीग फेलियर कहलाता है, और इसी को हम फटीग बोलते हैं। एंड दिस फेलियर अकर्स एट अ स्ट्रेट लेवल, कुछ एक ऐसा स्ट्रेस आ जाएगा जिस पे ये फेल कर जाएगा, और ये ये फेलियर, ये जो फटीग फेलियर है, टेंसाइल और यील्ड स्ट्रेंथ से पहले ही आ जाता है। मैंने बताया था यील्डिंग होती है स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में, अगर वो नहीं देखा तो जरूर देखेगा उस वीडियो को। तो यील्डिंग से पहले ही फेलियर आ जाता है, तो ये बहुत ही बड़ा कमी होती है, फटीग फेलियर, बहुत बड़ी नुकसान हो सकता है मटेरियल का। तो हिंदी में अगर बात करें तो रिपीटेड लोडिंग को हम बोलते हैं बारंबार चक्रीय भार, ठीक है, रिपीटेड लोडिंग। तो बारंबार चक्रीय भार के प्रभाव में पदार्थ क्या होता है, अपनी तनाव या पराभव सामर्थ्य से कम, ये कम है, ठीक है, अपनी तनाव या पराभव सामर्थ्य यानी यील्ड पॉइंट और टेंसाइल स्ट्रेंथ से पहले ही स्ट्रेस पे क्या हो जाता है, असफल हो जाता है, फेल कर जाता है। इसी को हम बोलते हैं पदार्थ का फटीग कहलाता है। तो अब आप लोग को ये फटीग फेलियर समझ में आ गया होगा।
अब हम नेक्स्ट बात करते हैं क्रीप की, जिसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में सरकन बोलते हैं। ये भी एक टाइप का कह सकते हैं कमी ही होती है, एक टाइप की वीकनिंग होती है मटेरियल की, ठीक है। तो क्रीप इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल विच इंडिकेट्स द टेंडेंसी ऑफ द मटेरियल टू मूव स्लोली एंड डिफॉर्म परमानेंटली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द एक्सटर्नल मैकेनिकल स्ट्रेस। तो वो कोई बाह्य यानी कि एक्सटर्नल मैकेनिकल स्ट्रेस लग रहा है, बाह्य कोई प्रतिबल लग रहा है, जिसके कारण मटेरियल क्या होता है, उसके अंदर ये टेंडेंसी हो जाती है कि वो मटेरियल धीरे धीरे डिके होने लगे, मतलब धीरे धीरे झड़ने लगे उसमें से मटेरियल, ठीक है, और वो परमानेंटली डिफॉर्म हो जाए, पर स्थायी रूप से उसका विरूपण हो जाए। और ये क्यों होता है? क्योंकि हम उस पर अगर कुछ लंबे समय तक के लिए उस पर स्ट्रेस लगाए रखें तो ये ऐसा संभव हो जाता है। तो ये किसके कारण होता है? ड्यू टू द लॉन्ग टाइम एक्सपोजर टू द लार्ज एक्सटर्नल मैकेनिकल, बहुत ही लंबे समय 10 साल 20 साल के लिए या 5 साल के लिए हम मैकेनिकल स्ट्रेस लगा दें लिमिट यील्डिंग पॉइंट के अंदर ही, लेकिन तो क्या होगा, वो धीरे धीरे मटेरियल स्लोली मूव करने लगेगा और मतलब झड़ने लगेगा उसमें से मटेरियल, और इसी को हम बोलते हैं क्रीप या फिर सरकन बोलते हैं, ठीक है। तो हिंदी में अगर बात करें, जब पदार्थ पर लंबे समय तक बल कार्य करते हैं तो पदार्थ पराभव प्रतिबल पर असफल हो जाता है, तो वो यील्ड पॉइंट पे ही क्या हो जाता है, फेल कर जाता है। पदार्थ के इसी गुण को हम क्या बोलते हैं? सरकन या फिर क्रीप कहते हैं। पदार्थ का अगर टेम्परेचर बढ़ाएं, अगर इफ़ वी इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल, तो क्या होगा, क्रीप भी बढ़ जाती है, यानी कि क्रीप का वैल्यू भी बढ़ जाएगा, ठीक है। वो ज़्यादा उसकी टेंडेंसी हो जाएगी कि फेल कर जाएगा, ठीक है, मूव हो जाएगा, परमानेंटली डिफॉर्म हो जाएगा। तो मतलब क्या हुआ कि टेम्परेचर राइज करने से क्रीप भी इंक्रीज कर जाता है, तापमान में वृद्धि के कारण इसके क्रीप भी बढ़ जाता है। तो ये होप आप लोग को क्रीप और फटीग का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक जो है रेजिलियंस। तो दिस इज़ द लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, ये आपकी लास्ट गुण है पदार्थ का। तो इसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रत्यास्कंदन या फिर लचक बोलते हैं। तो रेजिलियंस को समझने से पहले, और ये सारे जो हैं ये एनर्जी से ही रिलेटेड हैं, ठीक है, सब पे हम एनर्जी लगा के ही चेक करते हैं ये प्रॉपर्टीज़ को। तो रेजिलियंस बेसिकली होता क्या है, लचक बेसिकली होती क्या है? इट इज़ द एबिलिटी ऑफ द मटेरियल, ये एक पदार्थ की क्षमता होती है कि वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सके व्हेन इट इज़ डिफॉर्म इलास्टिकली बाय अप्लाइंग द स्ट्रेस। तो हमने टफनेस में देखा था कि वो जो एनर्जी लग रही थी वो फ्रैक्चर पॉइंट तक एनर्जी जितना एब्जॉर्ब करेगा वो एनर्जी टफनेस कहलाएगी। लेकिन इसमें क्या है, इलास्टिक लिमिट के अंदर ही, यानी प्रत्यास्थता सीमा के अंदर ही जो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, जो ऊर्जा जो है शोषित होगी, उसी जब हम कोई स्ट्रेस लगाएंगे तो उस एनर्जी को उस एनर्जी को हम रेजिलियंस बोलते हैं। और अगर हम इस पे से लोड हटा दें, मतलब अप्लाई जो स्ट्रेस हम लगा रहे थे जिसके कारण एनर्जी लग रही थी, एनर्जी उत्पन्न हो रही थी और एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही थी शोषित, तो वो अगर हम एनर्जी को मतलब लोड को हटा देंगे तो जो एनर्जी है वो भी बाहर निकल जाएगी, रिलीज हो जाएगी। तो रिलीज द एनर्जी व्हेन स्ट्रेस इज रिमूव्ड। तो वही चीज़ लिखा हुआ है, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू एब्जॉर्ब द एनर्जी व्हेन इट इज़ डिफॉर्म इलास्टिकली, इलास्टिक लिमिट के अंदर ही बाय अप्लाइंग द स्ट्रेस। तो इसको हम थोड़ा सा और क्लियरली समझते हैं, यहाँ पे मैं समझा देता हूँ आपको स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में, ठीक है। तो ये आपका क्या है, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम मैं बना रहा हूँ, इधर आपका स्ट्रेस है और इधर आपका स्ट्रेन है। तो माइल्ड स्टील के लिए यानी कि डक्टाइल मटेरियल के मैं बना रहा हूँ। तो सबसे पहले 0 पॉइंट से इलास्टिक लिमिट आती है, फिर उसके बाद प्रोपोर्शनल लिमिट, फिर इलास्टिक लिमिट, फिर उसके बाद अपर यील्ड पॉइंट, फिर उसके बाद लोअर यील्ड पॉइंट, फिर उसके बाद आपका आ जाता है अल्टीमेट स्ट्रेंथ, फिर उसके बाद आता है आपका फ्रैक्चर पॉइंट। ओके, तो यहाँ पे मान लीजिए आपकी प्रोपोर्शनल लिमिट है और यहाँ पे आपका क्या है, इलास्टिक लिमिट है। तो इस लिमिट के अंदर जितनी भी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी अप टू दिस लिमिट, इलास्टिक लिमिट के अंदर जितनी भी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी उसी को हम क्या बोलेंगे, रेजिलियंस बोलेंगे, ठीक है। टफनेस पूरा एनर्जी, तो एरिया अंडर द कर्व अप टू द इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट यानी प्रत्यास्थता सीमा के अंदर जो भी एरिया कर्व के अंदर, वक्र के अंदर जो एरिया आएगा उसी को हम क्या बोलेंगे, टफनेस बोलेंगे। और एरिया मैंने निकालना बताया है, ये एरिया पर यूनिट वॉल्यूम होता है, ठीक है, इकाई आयतन में। अब हम बात करते हैं प्रूफ रेजिलियंस की। तो प्रूफ रेजिलियंस बेसिकली इसी का एक प्रकार होता है। इट इज़ डिफाइंड एज द मैक्सिमम एनर्जी दैट कैन बी एब्जॉर्ब विदाउट द परमानेंट डिफॉर्मेशन, यानी ये भी वही चीज़ है, इलास्टिक थोड़ा सा अंतर होता है। इलास्टिक लिमिट यहाँ तक है, तो इलास्टिक लिमिट
यानी इलास्टिक लिमिट पे मैक्सिमम एनर्जी है, इलास्टिक लिमिट, उसके बाद परमानेंट डिफॉर्मेशन वाली जोन में आ जाएगा। तो जो प्रूफ रेजिलियंस है ये पूरी एनर्जी यानी इलास्टिक लिमिट तक लेके पूरा जो एनर्जी है इसको हम क्या बोलेंगे, प्रूफ रेजिलियंस बोलेंगे। जो बट लेकिन रेजिलियंस क्या होता है उसमें अंतर होता है। अगर मान लीजिए हम इलास्टिक लिमिट के अंदर एक पॉइंट यहाँ पे ले लें, ठीक है, तो इस पॉइंट तक जो एनर्जी होगी वो भी रेजिलियंस है। मान लीजिए इलास्टिक लिमिट के अंदर ही दूसरा पॉइंट हमने यहाँ पे ले लिया और उसके बाद यहाँ पे हम एनर्जी कैलकुलेट करें तो ये पूरी एनर्जी ये भी रेजिलियंस होगी, ठीक है। तो इस तरीके से सभी इलास्टिक लिमिट के अंदर कहीं भी पॉइंट लेके हम एनर्जी एरिया अंडर द कर्व निकालें तो वो रेजिलियंस देगा। लेकिन प्रूफ रेजिलियंस क्या होगा, मैक्सिमम एनर्जी अप टू द इलास्टिक लिमिट, यानी कि इलास्टिक लिमिट के जहाँ पॉइंट है उस तक जो पूरा एरिया आएगा उसी को हम क्या बोलेंगे, प्रूफ रेजिलियंस बोलेंगे, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस की, ठीक है। मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस जो होता है इट इज़ द मैक्सिमम एनर्जी दैट कैन बी एब्जॉर्ब पर यूनिट वॉल्यूम विदाउट परमानेंट डिफॉर्मेशन। तो ये क्या है, मैक्सिमम एनर्जी मतलब प्रूफ रेजिलियंस पर यूनिट वॉल्यूम है। तो जो हमने प्रूफ रेजिलियंस निकाला है, ठीक है, प्रूफ रेजिलियंस में हम क्या कर दें, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस से प्रूफ रेजिलियंस बेसिकली क्या होता है, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस का मतलब क्या हो, मैक्सिमम एनर्जी अप टू द इलास्टिक लिमिट पर यूनिट वॉल्यूम। तो नीचे हम वॉल्यूम ले लें तो प्रूफ रेजिलियंस बराबर हो जाएगा मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस अपॉन वॉल्यूम। तो पर यूनिट वॉल्यूम अगर मैक्सिमम एनर्जी ले रहे हैं तो दैट इज विल बी कॉल्ड एज मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। और इसको हम कैसे निकालते हैं, मैंने बताया था, इंटीग्रेट करते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में जीरो से इलास्टिक लिमिट तक, तो आपको मिलता है और ये जूल पर मीटर क्यूब में आता है, ओके। तो अगर हिंदी में बात करें तो ये पदार्थ की वायु योग्यता है जिसमें वह ऊर्जा शोषित करता है, एंड झटके एंड संगठन भारों का प्रतिरोध करने की क्षमता रखता है। मतलब क्या हुआ कि एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है या फिर इम्पैक्ट फोर्स एब्जॉर्ब कर सकता है या फिर कंप्रेसिव स्ट्रेस को सह सकता है, ठीक है। तो यह किसी पदार्थ की प्रत्यस्थता के अंतर्गत इकाई आयतन में अधिकतम शोषित ऊर्जा होती है, यानी इलास्टिक लिमिट के अंदर जितना भी एनर्जी एब्जॉर्ब होगा पर यूनिट वॉल्यूम उसी को हम कहते हैं। और जब हम क्या करते हैं, भार को हटा देते हैं, मतलब कि जो लोड लगा है जिसके कारण स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहा है उसको अगर हम हटा देते हैं तो ये ऊर्जा भी बाहर निकल जाती है, रिलीज हो जाती है, निष्कासित हो जाती है। तो होप आप लोग को ये रेजिलियंस, प्रूफ रेजिलियंस और मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। बाकी हम जो है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे अबाउट कुछ हम डेरिवेशन देखेंगे। तो ये आपका प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मटेरियल कंप्लीट हो गया है 2 लेक्चर में, और होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। इसमें कोई डाउट है तो आप स्टूडेंट्स पूछ सकते हैं और किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे या फिर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और वीडियो पसंद आया है तो बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी अपकमिंग वीडियोज़ आपको मिलती रहें। सो स्टूडेंट्स, thank you for watching my video. God bless you all.